नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि आपकी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत की थी, जिस सीरीज का नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। आज इस सीरीज में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तीसरे एपिसोड पर आपसे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं। आज की हमारी पहली खबर है इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का शुभारंभ। तो राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का शुभारंभ हुआ है और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जैसी करेंसी लगातार चर्चा का विषय रही है, उसके अंतर्गत उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उसको विश्वसनीय बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। सबसे पहले हम ब्लॉकचेन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्लॉकचेन वस्तुतः होता क्या है? ब्लॉकचेन को आप एक डिजिटल खाता बही के रूप में देख सकते हैं, डिजिटल लेजर के रूप में आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लिया आपकी कोई खाता बही की पुस्तिका है और आप उसमें एक पेज पर किस प्रकार की जानकारी भरते हैं? आप उसमें एक पेज पर इस प्रकार की जानकारी भरते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, ट्रांजैक्शन किसको मिला है, कितना ट्रांजैक्शन आपको प्राप्त हुआ है, इस तरह की जानकारी भरते हैं। जब आपका एक पेज भर जाता है तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं और दूसरे पेज पर ट्रांजैक्शन संबंधी, कारोबार संबंधी कई तरह की जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। अगर आप इन सभी पेजेस को आपस में मिला दें तो इससे क्या बनता है? इससे आपकी पूरी खाता बही की पुस्तिका का निर्माण हो जाता है। अगर आप डिजिटल फॉर्म में इसी प्रकार से इस जानकारी को इकट्ठा करनी शुरू कर दें, यानी एक जगह पर एक ब्लॉक में कुछ खास जानकारियां आप निर्धारित कर दें, कुछ खास जानकारियों को भर दें और फिर जब आप अगले ब्लॉक में कुछ अन्य जानकारियों को भरें और दोनों को आपस में इस प्रकार से अंतर संबंधित कर दें, जोड़ दें, तो एक तरह से चेन का निर्माण हो जाता है इन ब्लॉक्स। इन्हें ब्लॉक्स कहते हैं जब डिजिटल रूप में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को भरा जाता है। और इसलिए जब इन ब्लॉक्स की चेन का निर्माण हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विशेष रूप से सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि विश्व भर के कई कंप्यूटर, बहुत से हजारों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप कोई भी परिवर्तन एक कंप्यूटर में करते हैं तो वो आपको हर कंप्यूटर में करना होगा, जो कि संभव नहीं है। दूसरे कंप्यूटर में भी उस प्रकार के परिवर्तन लाने होंगे। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी को सुरक्षित रखना बेहद विश्वसनीय माना जाता है। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन है, वो अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है और इसके लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का शुभारंभ हुआ है। किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी स्तर हैं, उन सभी को अगर आप एक जगह शामिल कर देंगे ताकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से फंक्शन करे शुरू से लेकर आखिरी तक, इसके लिए स्टैक शब्द का प्रयोग होता है। तो विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लाइट, प्रामाणिक और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। ये क्या है, अभी हम इनको जानेंगे, एक एक करके सभी चीजों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्या है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के साथ डिजिटल शासन को सुरक्षित करना, यानी डिजिटल शासन को बढ़ावा देना। हम जितने भी प्रकार के सामान्य क्रियाकलाप करते हैं उनको डिजिटल रूप में भी किया जा सकता है, बेहतर तरीके से किया जा सकता है, सुगम तरीके से किया जा सकता है, सरल तरीके से किया जा सकता है और विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डिजिटल शासन को सुरक्षित कर सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं में भी पारदर्शिता ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं और विश्वास का भी एक प्रकार से कॉन्फिडेंस दे सकते हैं जनता को अलग अलग सेवाओं को प्रदान करने के अंतर्गत। इससे संबंधित जो लॉन्च हुए हैं राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के अंतर्गत, कई प्रकार के, जैसे पोर्टल लॉन्च हुआ है, प्रामाणिक लॉन्च हुआ है, वो वस्तुतः है क्या उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। जैसे एक शब्द आया था विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जो दुनिया भर में फैले हुए नेटवर्क सर्वर के जरिए ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई सेवाएं प्रदान करती है। ये सिस्टम उन कंपनियों और डेवलपर्स को मदद करता है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एप्स बनाना या चलाना चाहती हैं और इसके माध्यम से कई प्रकार की सेवाओं को देना चाहती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस प्रकार से इन कंपनियों को मदद करता है और एक विश्वसनीय सेवा प्रदान करने की
एक तरह से पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। इसी प्रकार से एक और चीज लॉन्च हुई है जिसको हम NBF लाइट के नाम से जानते हैं, लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ये एक प्रकार का इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से जो हमारे स्टार्टअप्स है, जो नए नए बिजनेस हैं, बिजनेस की शुरुआत जिनकी हुई है स्टार्टअप्स की, और शिक्षा उद्योग के लिए डिजाइन किए गए हैं, शिक्षा क्षेत्र के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में, अनुप्रयोगों में तीव्र प्रोटोटाइपिंग, अनुसंधान यानी रिसर्च और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को सक्षम किया जा सके। इसके अलावा एक और ऐप की उत्पत्ति को सत्यापित करने के लिए अभिनव एक बहुत ही नवीन ब्लॉकचेन सक्षम समाधान है प्रामाणिक। यानी अगर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो वो उसका उत्पत्ति वास्तविक है या नहीं है, वो फेक तो नहीं है, इसको ठीक तरीके से सत्यापित करने के लिए एक ब्लॉकचेन सक्षम समाधान है जिसको हम प्रामाणिक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जिसको हम जानते हैं राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल के नाम से। इसे विभिन्न ब्लॉकचेन संसाधनों तक पहुंच और साथ ही उनके इंटीग्रेशन, एकीकरण की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। तो अलग अलग तरह के जो ब्लॉकचेन से संबंधित संसाधन है उन तक पहुंच स्थापित करने के लिए, उनको आपस में जोड़ने के लिए, उनके इंटीग्रेशन के लिए, उनकी इसी सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल। अगली खबर हमारी है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान से जुड़ी हुई, और पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान क्या है? रूमी 1। पुनः प्रयोज्य का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को अंतरिक्ष में भेजते हैं, रॉकेट के माध्यम से भेजते हैं, तो कई बार उसका एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। एक बार मान लिया रॉकेट के माध्यम से हमने अंतरिक्ष में कोई चीज प्रक्षेपित की है, तो हम उस रॉकेट का एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम रॉकेट का दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं पुनः प्रयोज्य। यानी केवल एक ही बार प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग कई बार हो सकता है। इसी को कहा जाता है रीयूजेबल, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान यानी लॉन्च्ड व्हीकल। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को नाम क्या दिया गया है? रूमी 1 नाम दिया गया है। इसकी यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, हाइब्रिड का मतलब क्या है? एक ऐसा रॉकेट जिसमें ईंधन के रूप में केवल ठोस ईंधन का ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि द्रव ईंधन का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे किसी भी रॉकेट को हम हाइब्रिड रॉकेट के नाम से संबोधित करते हैं। और पुनः प्रयोज्य यानी रीयूजेबल का मतलब है कि इसका एक से अधिक बार इस्तेमाल हो सकता है। रूमी 1 लॉन्च किया है। किसने इसको बनाया है, किसने इसको विकसित किया है? तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा ये विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान यानी रिसर्च उद्देश्यों के लिए डेटा को एकत्र करना। यानी अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डेटा की आवश्यकता है। इन डेटा को एकत्र करने के लिए ही इस प्रकार के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को हमने तैयार किया है। इसमें 3 क्यूब उपग्रह यानी जो क्यूब सैटेलाइट होती है वो बहुत ही छोटे आकार की होती है, सामान्यतः 10x10x10 सेंटीमीटर आकार की होती है। तो 3 क्यूब उपग्रह, और इसके अलावा 50 पीको उपग्रह वस्तुतः क्यूब उपग्रह से भी छोटे होते हैं, बेहद छोटे आकार के उपग्रह होते हैं इनको, और ये इनका इस्तेमाल ज्यादातर अनुसंधान रिसर्च के दृष्टिकोण से किया जाता है। कई बार इनका इस्तेमाल संचार के दृष्टिकोण से भी किया जाता है। तो 3 क्यूब उपग्रह और 50 पीको उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में प्रक्षेपित किया गया है। मोबाइल लॉन्चर इसका मतलब है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक स्थान पर स्थिर नहीं है, बल्कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी इसका प्रयोग आप स्थान के हिसाब से कर सकते हैं, इस स्थान पर भी कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार का ये लॉन्चर है। तो एक मोबाइल लॉन्चर से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और कौन सी कक्षा में किया गया है? उपकक्षीय प्रक्षेप में किया गया है, इस प्रक्षेप पथ में किया गया है। सामान्यतः जो पृथ्वी की कक्षा होती है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 160 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। लेकिन अगर 160 किलोमीटर से नीचे की किसी कक्षा में अगर किसी उपग्रह को छोड़ा जाता है तो सामान्यतः उसके लिए उपकक्षीय प्रक्षेप पथ का नाम दिया जाता है, इसी नाम से इसको संबोधित किया जाता है। रूमी 1 की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? एक तो ये हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली, प्रोपल्शन सिस्टम का
प्रयोग करता है, यानी ईंधन के रूप में न केवल ठोस का इस्तेमाल करता है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल करता है, बल्कि ये द्रव ईंधन का भी इस्तेमाल करता है। ठोस और तरल दोनों प्रणोद को, प्रोपल्शन को एकीकृत करता है। इससे इसकी दक्षता बढ़ती है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और परिचालन लागत भी कम आती है। यानी दोनों तरह की ईंधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा समायोज्य यानी एडजस्टेबल प्रक्षेपण कोण, जो प्रक्षेपण कोण होते हैं, जो ट्रेजेक्टरी होती है, उसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी ट्रेजेक्टरी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इंजन 0 से लेकर के 120 डिग्री तक समायोज्य यानी एडजस्टेबल कोणों के साथ सटीक प्रक्षेप पथ ट्रेजेक्टरी नियंत्रण कक्ष की अनुमति देता है। यानी 0 डिग्री से 120 डिग्री तक इसकी ट्रेजेक्टरी को एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत रूप से संचालित होता है। अगर ये विद्युत रूप से संचालित होता है तो इसका सीधे तौर पर मतलब क्या है कि किसी भी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन इसके माध्यम से नहीं होता, यानी ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। विद्युतीय रूप से संचालित पैराशूट प्रणाली का इसमें इस्तेमाल होता है। आपको भी बताया था कि रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल किस प्रकार से होगा? जब हम पैराशूट प्रणाली के माध्यम से इसको वापस लेकर के आएंगे, और इस पैराशूट प्रणाली में विद्युत का इस्तेमाल हो रहा है, और विद्युत का इस्तेमाल होने का मतलब है कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल है। इसका सीधा मतलब ये हुआ। तो इसमें उन्नत यानी एडवांस्ड पर्यावरण अनुकूल अवतरण तंत्र है, यानी इसको वापस लेने वाला जो मैकेनिज्म है उसके लिए अवतरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो रॉकेट घटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है तथा लागत प्रभावशीलता यानी लागत भी कम रहती है और पर्यावरणीय लाभ भी ये प्रदान करता है। पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें तो ये एक ऐसे अंतरिक्ष यान को प्रतिबिंबित करता है जिन्हें कई बार प्रक्षेपित करने, पुनः प्राप्त करने और पुनः प्रक्षेपित करने के लिए मुख्य रूप से डिजाइन किया गया है। यानी इनको प्रक्षेपित करेंगे, फिर इन्हें प्राप्त करेंगे, फिर इन्हें प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसका लाभ यह है, एक अध्ययन के अनुसार इसके माध्यम से 65% तक खर्च बचाया जा सकता है। अंतरिक्ष मलबे को भी कम करता है। अगर हम किसी सिस्टम को दोबारा प्रयोग करने योग्य बनाते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि अंतरिक्ष में जो मलबा इकट्ठा हो रहा है, हम उस मलबे को भी कम कर रहे हैं। फेंके गए रॉकेट घटकों को न्यूनतम किया जा सकता है और अंतरिक्ष मलबे को कम किया जा सकता है। बढ़ी हुई प्रक्षेपण आवृत्ति, इसका सीधा सा मतलब है अगर कोई सिस्टम हमारे पास ऐसा है जिसके माध्यम से हम एक नहीं 2 बार प्रक्षेपण कर सकते हैं, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की अपनी आवृत्ति, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, और यही इसका एक महत्वपूर्ण लाभ भी है। इससे समय की भी बचत होती है, लागत की भी बचत होती है। एक और नीति वर्ष 2024 में लगातार छाई रही, लगातार चर्चा में रही, जिसको हम बायो E3 नीति के नाम से जानते हैं। ये नीति क्या है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी। ये प्रस्ताव क्या करता है? ये हाई परफॉर्मेंस जैव विनिर्माण को बढ़ावा देता है। यानी जो हमारा बायो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी प्रदान की है कैबिनेट ने, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति, यानी बायो बायो पॉलिसी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए E3 नाम इसके अंतर्गत आया है। बायो E3 नीति के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 3 योजनाओं को मिलाकर के एक योजना बनाई है और उसे नाम दिया है विज्ञान धारा, जिसका वित्तीय परिव्यय वर्ष 2025-26 में 10,579 करोड़ रुपए है। तो विज्ञान धारा क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले बायो E3 नीति का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य पर एक नजर डाल लेते हैं। उच्च प्रदर्शन वाले यानी हाई परफॉर्मिंग जो बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देना इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों में बायो बेस्ड उत्पादों का उत्पादन करना शामिल होता है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक न हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। न केवल पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि डिग्रेडेबल होते हैं, ये जैव निम्नीकरणीय होते हैं, इनका अपघटन पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाता है, और जब स्वाभाविक रूप से अपने आप हो जाता है तो किसी भी प्रकार की बाह्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इससे किसी तरह से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है। ये नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था इसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। जब हम नेट जीरो की बात करते हैं तो नेट जीरो का मतलब क्या है?
नेट जीरो एक ऐसी अवस्था है जब हमारे द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे द्वारा अवशोषित ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा के बराबर हो जाए। ये एक ऐसी स्थिति है कि जब हम इस स्थिति में किसी भी प्रकार से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीस हाउस गैसेस के उत्सर्जन या उनके कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि हम जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही अवशोषण कर रहे हैं। या तो हमने इतने वन लगाए हैं या हमने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि हमारे द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसेस का संपूर्ण रूप से जो अवशोषण है, सिक्वेस्ट्रेशन है, वो भी लगातार हो रहा है। इस स्थिति को हम नेट जीरो कहते हैं। तो नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के अंतर्गत बायो ई3 नीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर्कुलर बायो इकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम सर्कुलर बायो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो इस प्रोडक्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, इसका पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वायुमंडल में हम फेंकेंगे नहीं, जिससे ये वहां पर जाकर के किसी प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या पैदा करे। यानी हम इसको रिसाइकल करते हैं, हम इसका पुनर्चक्रण करते हैं, हम इसको रीयूज करते हैं, जिससे किसी संसाधन का अधिकतम इस्तेमाल संभव हो पाता है। और ये जो मान लिया अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का हमने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद हमने इसको फेंका नहीं, बल्कि हमने इसका पुनर्चक्रण कर दिया, इसको रिसाइकल हमने कर दिया, पुनर्चक्रण हमने इसका कर दिया। और पुनर्चक्रण अगर हम इसका करेंगे, पुनर्चक्रण अगर हम इसका करेंगे तो हम इसको क्या करें कि दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं तो इकोनॉमी क्या हुई? इकोनॉमी इस प्रकार से घूमती रहेगी। इसी को कहते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी, जो किसी प्रकार के अपशिष्ट का निर्माण नहीं करती और जो सतत विकास के पृष्ठभूमि का निर्माण करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि का निर्माण कर देती है। विज्ञान धारा योजना की अभी बात हुई थी, जिसमें 3 योजनाओं को मिलाया गया है। इस योजना को जान लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन गतिविधियों के आयोजन, उनके समन्वय यानी उनके कोऑर्डिनेशन, उनके संवर्धन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य किया है, कार्य करता है। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं हैं? संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण यानी इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नवाचार यानी इनोवेशन, और प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। इनको एकीकृत योजना विज्ञान धारा के रूप में विलय कर दिया गया है। यानी इन 3 योजनाओं को मिलाकर के एक योजना के रूप में विकसित कर दिया गया है। विलय करने से निधि का उपयोग यानी इनके लिए जो फंडिंग आती है उसका सही तरीके से समायोजन किया जा सकेगा। जहां पर ज्यादा आवश्यकता है वहां पर ज्यादा फंडिंग दी जा सकेगी। तो निधि के उपयोग में जो दक्षता है उसमें सुधार होगा। जो फंडिंग की दक्षता है यानी फंडिंग जहां पर आवश्यक है वहां पर फंडिंग दी जा सकेगी, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसमें सुधार होगा। और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करना भी संभव हो सकेगा, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भी संभव हो सकेगा। ये हुई बायो ई3 नीति। अगली खबर हमारी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से कुछ महत्वपूर्ण मिशंस को अनुमति प्रदान की गई है, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा और शुक्र मिशन, और NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इनको मंजूरी प्रदान की गई है। और इनको मंजूरी प्रदान की गई है तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हम हासिल करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की जाने वाली 4 अंतरिक्ष परियोजनाओं को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। ये अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है? नव स्वीकृत अंतरिक्ष परियोजनाओं में कौन कौन सी शामिल है? चंद्रयान 4 शामिल है, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM शामिल है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन BAS शामिल है, और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल शामिल है। यानी ये 4 योजनाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रयान 4 के बारे में। इस मिशन को चंद्र सतह पर उतरने, वहां से नमूने एकत्र करने और उन्हें एक वैक्यूम कंटेनर में संग्रहित करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि हम चंद्रमा पर एक मिशन भेजेंगे जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और वहां से कुछ नमूने लेगा, उन नमूनों को एकत्र करेगा। और एकत्र कहां पर करेगा? वैक्यूम कंटेनर में करेगा। वैक्यूम कंटेनर में क्यों करेगा? क्योंकि अगर नमूने किसी भी प्रकार से
बाह्य वातावरण के संपर्क में आते हैं तो उनमें परिवर्तन हो सकता है, विशेष तौर से जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे। इसलिए उनको वैक्यूम निर्वात कंटेनर में रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि उनकी संरचना में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव न हो। इसमें अंतरिक्ष यान विकास, अंतरिक्ष यान का ठीक प्रकार से विकास करना, उसके अलग अलग चरणों को शामिल करना, यानी अगर मिशन वहां पर जाएगा, चंद्रमा की सतह पर जाएगा, तो इस मिशन में एक ऑर्बिटर भी शामिल होगा, एक लैंडर भी शामिल होगा, और जो नमूने एकत्र करने वाला रोवर है वो भी शामिल हो सकता है। और फिर उस रोवर को पुनः लाने के लिए जो सिस्टम गढ़ा जाएगा, जो प्रक्षेपण यान, जो पुनः एक तरह से यान विकसित करना होगा, वो भी, उसका भी विकास करना होगा। तो अंतरिक्ष यान का प्रॉपर विकास करना, सही ढंग से विकास करना, दो अलग अलग प्रक्षेपण यानों की जरूरत पड़ेगी, एक ले जाने के लिए और एक लाने के लिए। जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी मार्क थर्ड प्रक्षेपण यान का इसमें इस्तेमाल होगा। गहन अंतरिक्ष नेटवर्क के माध्यम से इस पूरी परियोजना को समर्थन प्रदान किया जाएगा, यानी जो डीप स्पेस मिशन है, डीप स्पेस नेटवर्क है इसरो का, उसके माध्यम से इस पूरे योजना को समर्थन प्रदान किया जाएगा, सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अंतर्गत कुछ विशेष परीक्षण भी शामिल होंगे ताकि हम चंद्रमा की सतह के बारे में अपनी जानकारी को बढ़ा सके। इसके अलावा डॉकिंग और अनडॉकिंग भी शामिल होगी। डॉकिंग का मतलब क्या है? जहां पर हम दो किसी भी चीजों को, फॉर एग्जाम्पल रोवर को और लैंडर को आपस में मिलाने में सक्षम हो। और साथ ही अनडॉकिंग का मतलब है जब हम दो महत्वपूर्ण चीजों को एक दूसरे से अलग करने में सक्षम हो। आप जानते हैं कि लैंडर के माध्यम से हम नीचे उतर सकते हैं, किसी सतह पर उतर सकते हैं, और फिर रोवर के माध्यम से परीक्षण करवाने के लिए जरूरी है कि लैंडर से रोवर को अलग करें। और अगर हमें नमूने वापस लाने हैं तो जरूरी ये भी है कि रोवर की पुनः व्यवस्था किसी प्रक्षेपण यान से जोड़ने की जाए। इसी पूरी प्रणाली को कहते हैं डॉकिंग अनडॉकिंग। और तो डॉकिंग और अनडॉकिंग की भी व्यवस्था हमें करनी होगी। अब हम जानते हैं शुक्र परिक्रमा मिशन के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? शुक्र की परिक्रमा करना, शुक्र ग्रह की परिक्रमा करना, ताकि ग्रह की सतह, उसकी उपसतह, उसकी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस और उसके घने वायुमंडल की जांच करके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। शुक्र ग्रह का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो जहां पर कभी पृथ्वी की तरह जीवन संभव था। मिशन मार्च 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा जब पृथ्वी और शुक्र सबसे ज्यादा एक दूसरे के निकट होंगे। वर्ष 2014 में मंगल ऑर्बिटर मिशन के बाद भारत का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन होगा। तीसरा इसमें जो मंजूरी प्रदान की है मैं कैबिनेट ने वो मंजूरी दी है भारत अंतरिक्ष स्टेशन को, जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारत 2028 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन प्रक्षेपित करेगा। 2035 तक इसे क्रियाशील करने की योजना है और 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन को पूरा करने की योजना है। वर्तमान में केवल दो ही कार्यशील अंतरिक्ष स्टेशन हैं। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा है चीन का तियांगोंग। ये दो अंतरिक्ष स्टेशन हैं जो अभी कार्य कर रहे हैं। चौथा जो योजना को मंजूरी प्रदान की है इसरो की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, वो है अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सरकार ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की वर्तमान पेलोड क्षमता से 3 गुना अधिक होंगे। अगर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से हम किसी भारी पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट या हाई अर्थ ऑर्बिट या आप कह सकते हैं जियो सिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट जीटीओ में छोड़ते हैं, तो उसके माध्यम से उसकी क्षमता क्या है। जैसे जीटीओ में अगर हम किसी ग्रह को प्रक्षेपित करते हैं एलवीएम को, तो इसकी क्षमता है लगभग 4 टन। 4 टन की इसकी क्षमता है। तो इसकी क्षमता से 3 गुना अधिक क्षमता होगी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की। भारत के जो मौजूदा प्रक्षेपण वाहन है जिसमें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी और लॉन्च व्हीकल मार्क 3 शामिल हैं। इनकी पेलोड क्षमता लियो के लिए कितनी है? 500 किलोग्राम से 10,000 किलोग्राम यानी 10 टन की है। और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी जीटीओ में कितनी है? लगभग 4 टन की है। तो इससे 3 गुना अधिक क्षमता होगी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल की, जिसको मंजूरी प्रदान की गई है। एक और उपग्रह लगातार चर्चा में रहा जिसको हम निसार के नाम से जानते हैं। चलिए निसार के बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है?
नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह इसका नाम है, किसके द्वारा इसको एक संयुक्त परियोजना है, किसकी, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, उनके बीच का एक सहयोगात्मक, एक कोऑपरेटिव एफर्ट है, उनका प्रयास है। वर्ष 2025 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाना इसको प्रस्तावित है। इसमें 2 उन्नत रडार प्रणालियां शामिल हैं। नासा का एल बैंड है, नासा का एल बैंड क्या करेगा, पृथ्वी की सतह की संरचना का अध्ययन करने का प्रयास करेगा, और इसरो का एस बैंड रडार है जो क्या करेगा, वो वायुमंडलीय अध्ययन करेगा। इससे यह ऐसी दोनों रडार प्रणालियां ले जाने वाला पहला उपग्रह बन जाएगा, यानी एक ऐसा उपग्रह होगा जिसमें 2 तरह की रडार प्रणालियां काम करेंगी, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार, जो कि पृथ्वी की संरचना के साथ साथ उसके वायुमंडल का भी समग्र रूप से अध्ययन करने में सक्षम होगा। निसार क्या है, इसका निर्माण वर्ष 2014 के साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत के सहयोग से किया गया है, और इसे भारत के आंध्र प्रदेश स्थित, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस उपग्रह को इसरो के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोशन रॉकेट मार्क सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV मार्क 2 का उपयोग करके पृथ्वी की निम्न कक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट का सामान्यतः जो रेंज होता है वो कितना होता है, 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक इसकी सामान्यतः रेंज होती है। कई जगहों पर ये आपको 2000 के आसपास भी देखने को मिलेगा, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य क्या है, प्रत्येक 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करने के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, बर्फ का द्रव्यमान पता करना, वनस्पति, समुद्र और जल स्तर में वृद्धि के साथ साथ भूजल, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों के संबंध में एक सुसंगत, एक बेहतर डेटा उपलब्ध कराना, उसी पर इसका पूरा फोकस रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना है। अगली जो हमारी चर्चा है वो है आइंस्टीन रिंग से जुड़ी हुई, जिसकी एक चर्चा आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसको सामान्य तौर से इस प्रकार से समझिए, मान लिया हम किसी दूरबीन के माध्यम से, हम यहाँ पर स्थित हैं और किसी दूरबीन के माध्यम से किसी ग्रह को या किसी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं। मान लिया हमारा ये ऑब्जेक्ट, हम इसको देखना चाहते हैं और कोई बड़ी चीज इसके बीच में आ जाती है। तो बड़ी चीज जब इसके बीच में आएगी तो इसका जो प्रकाश है इस पर पड़ेगा, तो वो प्रकाश क्या होगा, फैलेगा। तो इसके चारों तरफ एक रिंग का निर्माण हो जाएगा, एक वलय का निर्माण हो जाएगा, और ये वलय हमें दिखेगा इस प्रकार से। इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन रिंग के नाम से, आइंस्टीन रिंग के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं। तो उसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, कौन सी दूरबीन, यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाश गंगा है, एक गैलेक्सी है जिसका नाम है NGC 6505, इसके चारों ओर एक बहुत ही दुर्लभ आइंस्टीन वलय यानी आइंस्टीन रिंग की खोज की है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो कितनी है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। तो आइंस्टीन रिंग क्या है, प्रकाश की एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि डार्क मैटर क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जो कुल हिस्सा है वो 85% केवल डार्क मैटर से बना है। ये दिखाई नहीं देता क्योंकि न तो ये प्रकाश को उत्सर्जित करता है न ही परावर्तित करता है, इसलिए दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अलग अलग पिंड जो अपना द्रव्यमान हासिल करते हैं वो डार्क मैटर की उपस्थिति के बिना हासिल नहीं कर सकते, इसलिए डार्क मैटर का अध्ययन करना बेहद ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वैज्ञानिकों को स्वाभाविक रूप से है कि कोई चीज दिख नहीं रही, किसी चीज को मेजर नहीं किया जा सकता, तो उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, खगोलीय घटनाएं हैं, जैसे आइंस्टीन रिंग, ये डार्क मैटर का अध्ययन करने में मदद कर सकती हैं। और इस प्रकार से इसी वजह से ये घटनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो प्रकाश की एक रिंग है जो किसी खगोलीय पिंड जैसे कि डार्क मैटर, आकाश गंगा या आकाश गंगाओं के समूह की चारों ओर दिखाई देती है। कई बार हमें ऐसी जगह पर रिंग का निर्माण होता है जो हमें ये नहीं दिखाई देता कि वहां पर कोई पिंड है या नहीं है, वो चीज खाली दिखाई देती है, इसीलिए हम उसको डार्क मैटर के नाम से संबोधित करते हैं। ये पूर्ण आइंस्टीन वलय यानी आइंस्टीन रिंग केवल तभी दिखाई देता है जब पर्यवेक्षक यानी जो दूरबीन के माध्यम से किसी चीज का पर्यवेक्षण कर रहा है, लेंसिंग ऑब्जेक्ट जो कि बीच में आ जाने वाला
ऑब्जेक्ट है और लेंस की भांति काम करता है, और पृष्ठभूमि आकाशगंगा, ऐसी आकाशगंगा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीनों ही लगभग पूरी तरह से संरक्षित हो जाएं, एक रेखा में आ जाएं। इसकी खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1987 में पहली बार खोजे गए आइंस्टीन वलय अत्यंत दुर्लभ है। पहली बार कब खोजे गए? 1987 में खोजे गए। 1% से भी कम आकाश गंगाओं में ये पाए जाते हैं। तो आइंस्टीन वलय के बारे में कुछ सामान्य तथ्य हमने जान लिए। खगोल भौतिकी में मूल्यवान उपकरण माने जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को डार्क मैटर की जांच करने और डार्क एनर्जी का अध्ययन करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का जो लगातार विस्तार होता जा रहा है और अधिक गति से ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है, उसके पीछे भी डार्क एनर्जी काम कर रही है। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने में मदद कर सकता है आइंस्टीन रिंग, और इसलिए इस प्रकार की खोज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली जो हमारी खबर जुड़ी हुई है वो है दैनिक प्रयोगों हेतु इसरो का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जिसका इस्तेमाल हम स्पेस के अंतर्गत कर रहे थे, उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों में करना और टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ को बढ़ावा देना। टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ का क्या मतलब होता है? एक क्षेत्र की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में करना, टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, जिसको हम इन स्पेस के नाम से जानते हैं, उसने अंतरिक्ष मिशनों के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित 106 प्रौद्योगिकियों की पहचान की है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने इसरो के द्वारा विकसित 166 प्रौद्योगिकियों की पहचान की है, जिन्हें गैर अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। गैर अंतरिक्ष क्षेत्रों में जैसे उद्योगों में उनको हस्तांतरित किया जा सकता है और इनके लाभ को उठाया जा सकता है। इस कदम से ऑटोमोटिव सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर में लाभ मिलने की उम्मीद है, और इसलिए ये खोज, ये पहचान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। किस प्रकार से टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है, अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे मोटर वाहन उद्योग में किस तरह से अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रौद्योगिकी काम कर सकती है। जैसे वाहन दुर्घटनाओं, हम किसी भी, मान लिया हम चंद्रयान मिशन में इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि हम एक लैंडर को जमीन पर चंद्रमा की सतह पर उतारते हैं और फिर बहुत ही सटीक तरीके से उतारते हैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ खास प्रकार की सतह पर उसको उतारने का प्रयास करते हैं। सतह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रयोग एकदम विफल हो सकता है। और फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोवर को नीचे लेकर के आते हैं। इसमें बहुत ही हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता, सटीकता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम वाहन दुर्घटनाओं को रोकने में कर लें, और अगर कोई व्यक्ति अपनी लेन से अलग हटता है तो तुरंत उसको चेतावनी प्रणाली वाहन के माध्यम से ही प्रदान की जाए, इस तरह की टेक्नोलॉजी को वाहन उद्योग में अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हम कई तरह की वाहन दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए प्रयुक्त जो एल्गोरिदम है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग में जो हमने एल्गोरिदम प्रस्तुत किया, एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, जिस सॉफ्टवेयर को हमने इस्तेमाल किया, वो वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो हम लिडार कैमरे का प्रयोग, जो 3D कैमरा है, 3D लिडार कैमरे का उपयोग जीवन शैली संबंधी बीमारियों की भविष्यवाणी करने में कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये किसी भी वस्तु की, किसी भी शरीर के अंग की एक 3D इमेज हमें उपलब्ध करवा सकता है, जिसके बारे में हमें बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई बीमारी हो सकती है तो उससे महत्वपूर्ण, उससे जुड़े हुए जीन की हम पहचान कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति को भविष्य में कौन सी बीमारी होगी उसकी भविष्यवाणी करने में हम सक्षम हो जाएंगे। शारीरिक माप और चिकित्सा निदान में एडवांस्ड इमेजिंग समाधान इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो मोटर वाहन उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने इसका प्रयोग देख लिया। अब यहाँ पर एक प्राधिकरण केंद्र की बात हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस की। ये क्या है? ये एकल विंडो, एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका गठन कब हुआ था? गठन इसका वर्ष 2020 में हुआ था, और ये अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद निजी हितधारकों यानी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को सक्षम करती है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुविधाजनक बनाने का प्रयास करती है, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सके। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो भी सुधार हो रहे हैं उसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी को स्थापित करें, और फिर जो भी निजी उद्योगों के द्वारा अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है, उन आर्थिक गतिविधियों में
उस स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में भी निजी उद्योग सक्षम हो जाए। एक लगातार समस्या उभरती जा रही है, वो है अंतरिक्ष मलबा संकट की। लगातार हम सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट के माध्यम से करते हैं। कई बार सैटेलाइट का प्रयोग खत्म हो जाता है, लेकिन वो अपनी कक्षा में, पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें लगातार चक्कर काटती रहती है, गमन करती रहती है। कई बार अगर इस प्रकार के स्पेस मलबा आपस में टकराते हैं तो उनके आपस में टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े भी अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, जिससे अंतरिक्ष में इस कचरे की समस्या, मलबे की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में क्या हुआ, केन्या में 500 किलोग्राम की एक धातु की वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे अंतरिक्ष मलबे को लेकर के चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। मलबे के पुनः प्रवेश के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और सुरक्षा उपायों के बढ़ते वैश्विक मुद्दों पर इस घटना ने महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। अंतरिक्ष मलबा होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति के अनुसार, तो संयुक्त राष्ट्र की एक समिति है, वो कहती है कि अंतरिक्ष मलबा वे सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं, आदमी के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, जिनमें उनके टुकड़े, अगर वो किसी भी प्रकार से सैटेलाइट का निर्माण करता है तो सैटेलाइट के टुकड़े और उसके तत्व शामिल हैं, जो पृथ्वी की कक्षा में है या वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, अब उनका जो यूज है वो समाप्त हो चुका है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह हैं, यानी इनएक्टिव जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हैं। रॉकेट चरण, कई बार हम रॉकेट छोड़ते हैं और उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। विस्फोट के माध्यम से जो चीजें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं वो, और टकराव से बचे हुए टुकड़े अंतरिक्ष में पड़े हुए हैं, अंतरिक्ष में एक प्रकार से गमन कर रहे हैं। अधिकांश अंतरिक्ष मलबा कक्षा में टूटने से आता है, अर्थात उपग्रहों या रॉकेट चरणों के अंतरिक्ष में विस्फोट, टकराव या विखंडन से ही अधिकांश कचरे का निर्माण अंतरिक्ष में हुआ है। इससे जुड़े हुए कई प्रकार के जोखिम है। जैसे कक्षा में जोखिम क्या है, बड़े मलबे से उपग्रह नष्ट हो सकते हैं। मान लिया कोई बड़ा मलबा है और उससे हमारा जो वास्तविक उपग्रह है, जो हमने किसी चीज के अध्ययन के लिए छोड़ा है, उससे उसका टकराव हो जाए तो उपग्रह नष्ट हो सकता है। जबकि 1 सेंटीमीटर के टुकड़े भी अंतरिक्ष यान को निष्क्रिय कर सकते हैं, उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। मिलीमीटर आकार के कण सतहों को नष्ट कर सकते हैं और सौर पैनलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही इनका वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने का भी एक डर लगातार बना रहता है। अधिकांश मलबा जल जाता है, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। हालांकि चोट लगने का जोखिम कम है, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा इससे संबंधित रहता है। इसके अलावा एक सिंड्रोम की बात होती है, जिसको हम केस्लर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्या है इसका मतलब? केस्लर सिंड्रोम मलबे के टकराव की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया है, यानी लगातार मलबा टकराता जा रहा है, जो और भी अधिक मलबा पैदा करता है। अगर टक्कर एक दूसरे से लगातार बढ़ती चली गई है, ये इसी प्रकार से है, मान लिया जब धुंध के समय में 100-150 गाड़ियां एक साथ टकरा जाती हैं, तो उसी प्रकार की स्थिति है कि अंतरिक्ष में मलबे के टकराने की एक श्रृंखला का निर्माण हो गया है, जिससे और ज्यादा मलबा टुकड़ों के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए जो कक्षाएं हैं वो अनुपयोगी हो जाएंगी। अगर बहुत बड़े स्तर पर अंतरिक्ष की जो कक्षा है या पृथ्वी की जो कक्षा है, और पृथ्वी की कक्षा में मलबा बहुत बड़े स्तर पर होगा, तो हम उसका उपग्रह के लिए, उस पृथ्वी कक्षा का उपग्रह के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चिंता के रूप में उभर रहा है। अंतरिक्ष में फैले हुए मलबे को लेकर के कुछ रेगुलेशन, कुछ संधियां भी हैं, अंतरराष्ट्रीय विनियमन भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे 1967 में एक संधि अस्तित्व में आई थी, बाह्य अंतरिक्ष संधि। संधि का अनुच्छेद 6 राज्यों को, यानी स्टेट्स को, निजी सहित सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इम्प्लीमेंटेशन में, इसके लागू होने में, इसके प्रवर्तन तंत्र में अभाव है। अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व पर एक अभिसमय, एक कन्वेंशन भी 1972 में अस्तित्व में आया था। ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लागू करता है। इसमें लापरवाही के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर भी आपको प्रवर्तन कमजोर नजर आएगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कमजोर नजर आएगा। इसके अलावा डी ऑर्बिटिंग पर संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश भी हैं। डी ऑर्बिटिंग के मतलब क्या है? डी ऑर्बिटिंग का मतलब है कि कोई पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटता हुआ उपग्रह है, उसको वैज्ञानिक विधि के माध्यम से वायुमंडल में प्रवेश करना, या तो उसे सुरक्षित स्थान पर वायुमंडल में प्रवेश करके उतार देना सुरक्षित स्थान पर, या उसे जला देना। इसको हम कहते हैं डी ऑर्बिटिंग। तो इस पर एक स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश है, जो कहता है कि संयुक्त राष्ट्र
25 वर्षों के भीतर उपग्रहों को डी ऑर्बिट करने की सिफारिश करता है, लेकिन इसका भी अनुपालन दर, इसका भी जो इसके पालन की दर है वो 30% के ही आसपास है। 70% इस दिशा निर्देश का भी पालन नहीं होता है। अंतरिक्ष मलबा हटाने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहले भी हो रही हैं, जैसे वर्ष 2026 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक महत्वपूर्ण स्पेस है, जिसको हम एक स्पेसक्राफ्ट नहीं, एक सैटेलाइट आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लियर स्पेस 1 और रिमूव डेब्री मतलब कचरा। तो ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की महत्वपूर्ण पहल है, जो कि वर्ष 2026 में अंतरिक्ष से कचरे को क्लियर करने का प्रयास करेगी। और क्लियर करने का प्रयास किस प्रकार से ये करेगी कि वहीं पर अंतरिक्ष में ही उसकी समाधान का प्रयास करेगी। इसके माध्यम से वायुमंडल में जो भी कचरा उपस्थित है उसको वायुमंडल में प्रवेश करवाने का प्रयास किया जाएगा, उसको जलाने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार से नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन है OSAM। तो ये भी ऑर्बिट में ही यानी कक्षा में ही किसी उपग्रह को जो भी उसका संवर्धन करना है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है या उसकी मरम्मत करनी है, उसको कक्षा में ही ये सुविधा प्रदान करेगा, ताकि जो कचरा है उसका पुनः इस्तेमाल, सैटेलाइट के रूप में इस्तेमाल या अन्य रूप में उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो सके। तो ये भी नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसके अलावा भारत द्वारा भी 2 मिशन एक प्रकार से शुरू किए गए हैं। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन, ये भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण मिशन है। और इसके अलावा दूसरा है नेत्रा योजना, अंतरिक्ष वस्तु ट्रैकिंग और विश्लेषण के लिए नेटवर्क। इसमें क्या होगा, एक नेटवर्क के माध्यम से 1000 किलोमीटर तक जो वस्तुएं फैली हुई हैं उनको ट्रैक किया जाएगा, और ट्रैक करने के माध्यम से उनकी वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल की जाएगी और उसके माध्यम से उसका निपटान या समाधान करने की कोशिश की जाएगी, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया जाएगा। तो ये भारत के द्वारा की गई 2 महत्वपूर्ण पहल है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय समझौतों में से कौन सा अंतरिक्ष मलबे से संबंधित है। आपका पहला इसमें क्या दिया है, पहला है आउटर स्पेस संधि 1967, दूसरा है अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन 1972, और तीसरा है डी ऑर्बिटिंग के लिए स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश। सही उत्तर निम्नलिखित कोड का उपयोग करके चुने। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 सभी, और ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।